हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू डाउटनट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? आ जाइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बढ़िया से अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सारी बातों को आपको अच्छे से देखना है, हर एक बात को अच्छे से समझना है, हर एक बात को अच्छे से कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ना है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। अच्छा, आज 12 बजे वाली क्लास समझ में आई थी बेटा? मैं एकदम बढ़िया हूं, एकदम स्वस्थ हूं, एकदम मस्त हूं। ओके ओके, वेरी गुड। आज बेटा लेक्चर नंबर 3 है, लेक्चर नंबर 2 ऑलरेडी कल हो चुका है, ठीक है? आज L3 है। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, थैंक यू प्रकाश। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। हेलो आभा, हेलो उमा, हेलो मानसी, हेलो गुलफाम, नुजहत, रेशम, रुचि, गुड इवनिंग। मैं एकदम बढ़िया हूं बेटा, थैंक यू आतिफ, गुलफाम। ओके, आज हम देखेंगे बेटा हेलो एल्केन और हेलो एरीन वाला इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 बढ़िया से देखेंगे, सारी बातों को बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करें। किसी को कुछ पूछना है? अच्छा, किसी क्लास को, अच्छा कल वाली क्लास बढ़िया, आज सुबह वाली क्लास बढ़िया लगी ना बेटा? ठीक है, कुछ अलग चीजें थी जो मैंने उसमें आपको बताई। कब तक पूरा हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा जल्दी, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। राम राम, मैं एकदम बढ़िया। ओके, तो आज हम बात करेंगे हेलोजन व्युत्पन्नों का नामकरण। ये तो हमने कर लिया है, ठीक है? हेलो एल्केनों के निर्माण की विधियां देखेंगे। ओके, और फिर इसके बाद भौतिक गुण देखेंगे, देन केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर देंगे। ठीक, तो चलिए आज थोड़ा हमें पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ज्यादा पढ़ना है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं वापस से, थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं, थोड़ा सा फोकस बिठाते हैं, चीजों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है शिवेंद्र बेटा, आपके एग्जाम से पहले हो जाएगा, ठीक है? ओके, नमस्कार। सब बच्चे एकदम तैयार हैं बेटा? यूट्यूब वाली क्लास की बात कर रहा हूं, 12 बजे। ओके, हाँ जी, ठीक है। अब आगे अगला, आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन। आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन, दी गई अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है। दी गई अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है, हाँ जी। बोर्ड्स के लिए बेटा, क्या बोर्ड्स के लिए इंट्रोडक्शन ये है कि यार अब तुम हिंदी इंग्लिश भी पढ़ने लग जाओ, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है तुम्हारा। बाकी जो आपके जो मेन सब्जेक्ट है, पीसीबी है, इनको बढ़िया से रिवाइज करने लग जाओ, ठीक है? वो क्या सीरीज खरीद लो जिसमें ना सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, उनको सोल्व करो। क्लास में तो आ गए ना मधु गोड़ आप? ओके, यहां पे बताओ कौन सा उत्पाद बनेगा। सबसे पहले देखो किसका अभिक्रिया हो रहा है, किसके साथ। सुनो, ठंडे दिमाग से सोच के सुनो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। मुझे ये एक कंपाउंड दे रखा है, इस कंपाउंड के अंदर देखो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये एक एल्केन है, साइक्लो एल्केन। एल्केन के ऊपर हेलोजन का योग हो रहा है सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। सुनो, आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि ये पहला वाला कंपाउंड एल्केन है, साइक्लो एल्केन। एल्केन के ऊपर हेलोजन का योग, पहली अभिक्रिया हमने पढ़ी थी, एल्केन के ऊपर हेलोजन का योग होता है, तो यहां से ब्रोमीन जाएगा और वहां से H हटाएगा, प्रतिस्थापन होगा, लेकिन मुक्त मूलक बनेगा। तो यहां पर ये एक मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इतनी समझ में आई? मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन होगा, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन होगा। पहली बात तो इतना, क्या यहां पर यह एक मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? अभी अभी क्लास स्टार्ट हुई है, क्या यह एक मुक्त मूलक? अरे एल्कीन थोड़ी ना, मार्कोनिकोफ का नियम कैसे लगेगा बेटा? यहाँ पे एल्कीन में लगता है मार्कोनिकोफ, तो यहां पर यह मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ये एक साइक्लो एल्केन है, साइक्लो एल्केन है। तो अगर मैं बात करूं, एल्केन में से हाइड्रोजन हटता है, हेलोजन जुड़ता है, तो कौन सा हाइड्रोजन निकलने के चांस सबसे ज्यादा होंगे? मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मुक्त मूलक, अरे भाइयों 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, मतलब 3 डिग्री हाइड्रोजन सबसे पहले निकलेगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो इसमें देखो, इस अणु में कोई 3 डिग्री कार्बन से अटैच हाइड्रोजन है क्या? 3 डिग्री कार्बन से अटैच कोई हाइड्रोजन है क्या? 3 डिग्री कार्बन से अटैच कोई हाइड्रोजन है क्या? वो हाइड्रोजन सबसे पहले निकलेगा, हाँ या ना?
तो जरा देखो ध्यान से, यहां पे जो ब्रोमीन जुड़ा है 1 डिग्री वाले पे जुड़ा है, यहां पे ब्रोमीन जो जुड़ा है वो 2 डिग्री वाले पे जुड़ा है, यहां ब्रोमीन जो जुड़ा है वो 3 डिग्री वाले पे जुड़ा है, यहां पे 2 डिग्री वाले पे जुड़ा है। क्या यहां पर 3 डिग्री, क्या ये सर्वाधिक स्थायी होगा? ये सर्वाधिक मात्रा में बनने वाला होगा क्या? सर्वाधिक मात्रा इसी की बनेगी क्या? क्योंकि यहाँ पे 3 डिग्री मुक्त मूलक बनेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? हमने इस क्वेश्चन में इतना सा देखा, ये एल्केन है, हेलोजनीकरण हो रहा है। एल्केनों में हेलोजनीकरण के दौरान मुक्त मूलक बनता है और वो हाइड्रोजन पहले हटेगा जहां पे ज्यादा स्टेबल मुक्त मूलक बनेगा। यहां पे Br ने यहां से H हटाया, Br ने यहां से H हटाया, Br ने यहां से H हटाया, खुद जुड़ा। ठीक है, मामला एकदम सिंपल सा था। ऑप्शन नंबर 3 समझ में आया? याद है मैंने आपको कहा था कि ब्रोमीन बहुत सेलेक्टिव होता है, वो उत्पाद ज्यादा मात्रा में बनाता है जहां इस स्थायी मध्यवर्ती आ जाए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो। यौगिकों का CH बंध वियोजन ऊर्जा का क्रम होगा। इस कंपाउंड में CH3 से मैंने H हटाया, यहां पे ये वाला H हटाया, यहां पे ये वाला H हटाया, यहां पे ये वाला H हटाया। कहां पे ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी, कहां पे सबसे कम ऊर्जा लगानी पड़ेगी? क्रम देखो। लेक्चर नंबर 2 क्यों नहीं आया बेटा? लेक्चर नंबर 2 में कुछ गड़बड़ हो गई, वो किसी दूसरी जगह पे डल गया। ठीक है, जो आपका लेक्चर नंबर 2 है, आपका लेक्चर नंबर 2 है बेटा, वो उपसंयोजक वाले के अंदर चला गया है। ठीक है, देखना उपसंयोजक या समावयवता, उसमें सामान्य कार्बनिक रसायन, उसमें चला गया है। डेली क्लास में आया करो, सब पता चल जाएगा। क्लास छोड़ते हो तो फिर दिक्कत आ जाएगी। आया है ना? वेरी गुड। देखो ध्यान से, हाँ जी, CH बंध का वियोजन करना है। अब CH बंध का वियोजन कहां पे सबसे ज्यादा फिजिबल होगा? देखो ध्यान से, यहां पर अगर मैं देखूं CH3H, यहां पे देखूं मैं CH3CH2H, ठीक है, यहां पे देखूं मैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर H, और यहां पे देखूं मैं C6H5H, तो ये बेंजीन है। कहां पे H आसानी से निकलेगा? अच्छा, GOC में चला गया है, GOC में चला गया है बेटा, GOC में चला गया। देखो ध्यान से, हाँ यहां पर देखो, आपको बंध विखंडन के बारे में बोला गया है, किसी प्रकार के दूसरे बंध विखंडन के बारे में नहीं बोला गया है। समांश करा दो, समांश करा दो, इस बंध का समांश विखंडन करा दो। ठीक है, ये वाला, तो यहां पे मुक्त मूलक बनेगा, H डॉट अलग हो जाएगा, यहां पे डॉट आएगा। ये बंध जैसे तोड़ोगे यहां पे डॉट आएगा, ये बंध जैसे तोड़ोगे यहां पे डॉट आएगा, और ये बंध जैसे ही तोड़ोगे इस बेंजीन के ऊपर डॉट आ जाएगा। अब यहां पे जो मुक्त मूलक है अनुनाद द्वारा स्थायी है, अनुनाद द्वारा स्थायी। क्या यहां पर मध्यवर्ती अनुनाद द्वारा स्टेबल, स्टेबल द इंटरमीडिएट, फास्टर द रिएक्शन, ये तो सबसे तेजी से क्रिया करेगा, मतलब सबसे जल्दी ये निकलेगा, तो इसकी तो क्रियाशीलता सबसे कम हो जाएगी। थर्ड वाला सबसे लास्ट में आ जाएगा, थर्ड वाला सबसे लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, क्या थर्ड वाला सबसे लास्ट में आ जाएगा, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला कट गया। अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, ये 2 डिग्री है, सॉरी ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री है ना, यहां पे मेथिल बनेगा, और वहां बेंजीन के ऊपर, मतलब एक sp2 कार्बन के ऊपर यहां पर डॉट आएगा। ठीक है, जो पहले sp2 कार्बन था बेंजीन में, यहां पर sp2 कार्बन पर ये अधिक En वाला, सर्वाधिक अस्थायी। हाँ है ना, यहां पे तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। अरे ये अनुनाद में कहा है बेटा, जब ऑलरेडी संयुग्मन है पाई बंध का, तो फिर लोन पेयर को, ऋणावेश को, मुक्त मूलक को फिर अनुनाद में भाग नहीं लेते। डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। ठीक है, तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, यहां पर सबसे ज्यादा स्थायी ये बन रहा है, ये तुरंत टूट जाएगा। ये अनस्टेबल बन रहा है, ये टूटेगा ही नहीं, सबसे ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो यहां पे फोर्थ वाला सबसे आगे, फोर्थ वाला सबसे आगे, फोर्थ वाला सबसे आगे,
फोर्थ वाला सबसे आगे, ये क्या हो रहा है, फोर्थ वाला सबसे आगे, ठीक है, फोर्थ वाला सबसे आगे आएगा, थर्ड वाला सबसे लास्ट में आएगा, फिर सेकंड वाला आना चाहिए था क्योंकि इसमें अतिसंयुग्मन भी लग जाएगा, यहां तो अतिसंयुग्मन भी नहीं है, ठीक है, ओके। सबसे जल्दी ये वाला बंद टूटेगा, थर्ड वाला सबसे जल्दी टूटेगा, और सबसे धीमा ये टूटेगा, फिर ये जल्दी टूट जाएगा, ये फिर सबसे कमजोर ये रहेगा, फिर उससे ठीक ये सबसे मजबूत वो वाला बंद है। फोर्थ वाले को तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी, फिर इसको क्योंकि यहाँ पे CH3 मुक्त मूलक है उससे ज्यादा स्टेबल ये है, फिर सर्वाधिक स्थायी है। सी वाला बनता बेटा, लेकिन यार यहाँ पे अच्छा ठीक है ना, सही तो है, सही है स्थायित्व सही है, सबसे ज्यादा स्थायी ये है, तीसरे वाला सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी है, फिर दूसरे वाले की है इसकी, फिर पहले वाले की, हाँ सही है, और फिर सबसे लास्ट में C6H5। तो बंद ऊर्जा उल्टा हो जाएगी, बंद ऊर्जा, ठीक है, ये थर्ड वाला था, थर्ड वाले की सबसे कम, फिर ये वाला सेकंड वाला था, ये वाला यहां से बना फर्स्ट वाले से, और फोर्थ वाला ये था। तो ये बढ़ता क्रम घटता क्रम ये हो गया, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है बेटा, अभी जस्ट क्वेश्चन ही करवाए, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल था, वहां से हाइड्रोजन हटेगा जहां अधिक स्थायी मुक्त मूलक बनेगा, ठीक है, ओके। दूसरा क्वेश्चन ये था कि बंध वियोजन ऊर्जा CH बंध की कहां पर सबसे ज्यादा लगेगी, कहां पे सबसे कम लगेगी। तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर इन सबका समांश बंध विखंडन करा दो तो मुक्त मूलक बनेगा, उसकी स्टेबिलिटी देख लो, सबसे ज्यादा स्टेबल ये बन रहा है, फिर ये सबसे अनस्टेबल। तो जो अनस्टेबल बनेगा उसको तोड़ने में ज्यादा ऊर्जा लगेगी, तो बंद ऊर्जा इस वाले कंपाउंड की सबसे कम, फिर इस वाले कंपाउंड की, फिर इस वाले कंपाउंड की सबसे ज्यादा ऊर्जा यहां पे लगेगी। तो अब क्लियर हो गया, हाँ या ना, स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है बेटा मध्यवर्ती होगी, तभी तो पता चलेगा कौन सी जल्दी होगी कौन सी लो। स्टेबल द इंटरमीडिएट, फास्टर द रिएक्शन। समझ में आया आप लोग, समझ में आया सानिया जी कुछ? अरे यार डॉक्टर शिव क्या बात कर रहा है, ठीक है, स्टेबिलिटी देख लो, CH बंध तोड़ के मुक्त मूलक बना दो, यहां पे CH बंध तोड़ा मुक्त मूलक बनाया, ये बंध तोड़ा मुक्त मूलक बनाया, ये बंध तोड़ा मुक्त मूलक बनाया, ये बंध तोड़ा मुक्त मूलक बनाया। GOC लग रही है ना दिमाग में, यहां पे एक एलिल मुक्त मूलक बन रहा है जिसमें अनुनाद है, यहां पर एक नॉर्मल मुक्त मूलक बन रहा है जिसके पास अल्फा कार्बन है, जिसपे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, अति संयुग्मन है, यहां पे कुछ नहीं है, और यहां पर एक sp2 कार्बन था जिसपे मुक्त मूलक आया है। समझ में आया, क्लियर हुआ? अब तो आया होगा। 1 और 4th में डिफरेंस समझा दो, पहले और चौथे में वो मेथिल है, और यहां पर ये फेनिल वाले में, बेंजीन वाले में सारे कार्बन sp2 होते हैं बेटा, बाकी तो सब एल्किल कार्बन है जिनपे देख, ये एक मीथेन में हाइड्रोजन कार्बन sp3 होता है, यहां पे sp3 संकरण, यहां पे sp3 संकरण, बेंजीन में sp2 संकरण है। तो धनावेश और मुक्त मूलक कम EN वाले पे ज्यादा स्टेबल होता है, जबकि ऋणावेश अधिक EN वाले पे ज्यादा स्टेबल होता है ना, ठीक है। अब ये वाला देखो ध्यान से, ये कर लो, एकदम सिंपल है। Cl2H के प्रति क्रियाशीलता का सही क्रम एकदम सिंपल है, ये वाला करो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, आइसोब्यूटेन, कौन सबसे ज्यादा क्रियाशील है, कौन सबसे ज्यादा क्रियाशील है? जिसमें जैसे जैसे हाइड्रोजन की डिग्री बढ़ रही हो। राकेश नशे में, देखो देखो ध्यान से, यहां तो मीथेन है, यहां पर ये देखो एथिल है, दोनों में ठीक है। यहां पे जब मुक्त मूलक बनाओगे मेथिल मुक्त मूलक बनेगा इस वाले से, यहां पे जब मुक्त मूलक बनाओगे बेटा किसी एक से हटाओगे, मान लो मैंने इधर से H हटा दिया, तो यहां पर एथिल मुक्त मूलक बन जाएगा। यहां पर ज्यादा स्टेबल किससे बनेगा, बीच वाले से, यहां पर ये मुक्त मूलक बन जाएगा, हाँ है ना। और ये वाला जब यहां से हटाएंगे, और यहां पे जब ये वाला CH हाइड्रोजन हटाएंगे, तो यहां पर ये मुक्त मूलक बन जाएगा,
स्टेबल द इंटरमीडिएट, फास्टर द रिएक्शन। और सबसे ज्यादा स्थायित्व अगर देखा जाए बढ़ रहा है, स्थायित्व बढ़ रहा है तो वो सबसे तेजी से बनेगा, तो डी वाला सबसे फास्ट बनेगा, फिर सी वाला, फिर बी, फिर ए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। तो देखो जीओसी लग रही है या नहीं लग रही है? एल्केन है, एल्केन का हेलोजनीकरण हो रहा है। एकदम समझ में आया? रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबल होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। कब बोल दिया? कब बोल दिया बेटा? कब बोला? ठीक है, डन। ये हो गए 3 क्वेश्चन। तो ये तीनों वाले समझ में आया अच्छे से नेहा जी? वेरी गुड। एक बार देख लो ध्यान से, पहला वाला एकदम सिंपल था। देखो हेलो एल्केन था, सॉरी एल्केन था, चक्रीय वाला है, ठीक है। इसके ऊपर हेलोजनीकरण करवा रहे, तो वहां से ऐड हटाओ जो ज्यादा स्टेबल मुक्त मूलक बनाए। हेलोजनीकरण करवा रहे हैं एल्केनों का, ये साइक्लो एल्केन है बस। यहाँ पर कौन सा बंध जल्दी टूटेगा? जो टूट करके एक स्टेबल इंटरमीडिएट दे। यहाँ पर किसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी? जो टूट करके एक स्टेबल मुक्त मूलक बनाए। तीनों इसी पे बेस्ड थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, उससे पहले एक बात मेरे को बता दो, पिछली क्लास में कितना हो गया था? एक बार मुझे बता दो पिछली क्लास में कितना हो गया था? एक बार मुझे बता दो पिछली क्लास में कितना हो गया था, ताकि वहां से स्टार्ट कर दे। बेटा नहीं बताया था, रेजोनेंस ज्यादा होता है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, ठीक है। हाँ जी, मार्कोनिकॉफ तक हो गया था। ओके, एल्कीन पढ़ लिया था, मार्कोनिकॉफ अपन ने देख लिया था, ठीक है। ओके डन, ठीक। तो हम पिछले लेक्चर में ये पढ़ रहे थे एल्कीन के ऊपर HX का योग, X2 का योग कर लिया था, ठीक है। एल्केन वाला कर लिया था, एल्कीन के ऊपर X2 का योग कर लिया था, एल्कीन के ऊपर HX का योग हम देख रहे थे। तो फिर मैंने आपको बताया था जब एल्कीन के ऊपर HX का योग करवाया जाता है तो वहां पर एल्किल हैलाइड बनते हैं, और फिर उसकी मैंने क्रियाविधि भी आपको मतलब नॉर्मल बातें तो बताइए, ठीक है। और फिर मैंने आपको ये कहा था कि अगर असम्मित एल्कीन होती है, असम्मित एल्कीन पर जो HX का योग होता है मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। इतना हमने कर लिया था, ओके। अब उदाहरण करते हैं, उदाहरण। हाँ जी, हम दूसरा मेथड पढ़ रहे थे, दूसरा मेथड पढ़ रहे थे, ठीक है, कि एल्कीनों के द्वारा, अभी हेडिंग में ही डालना है, आपने डाल रखा है, एल्कीनों के द्वारा हम पढ़ रहे थे, एल्कीनों के द्वारा एल्किल हैलाइड का नाम, हम एल्किल हैलाइड का निर्माण पढ़ रहे थे कि एल्कीनों की अभिक्रिया जब X2 के साथ करवाता हूं तो डाई हैलाइड बन जाते हैं, HX के साथ करवाता हूं तो एल्किल हैलाइड बन जाते हैं। आप सिर्फ डायरेक्ट उदाहरण लिखना, ठीक है। उदाहरण जो हम देख रहे थे, असम्मित एल्कीन है, असम्मित एल्कीन पर HCl का योग, HI का योग, HBr का योग मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है, ये हमने पढ़ा। तो जैसे कि देखो ध्यान से बच्चों, यहां पर ये एल्कीन है, इस एल्कीन के ऊपर HCl का योग करवाया जाए, CCl4 मेरा विलायक है, तो क्या उत्पाद बनेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, यहां पर मान लीजिए ये मेरे पास एल्कीन है, इसके ऊपर HBr का योग करवाया जाए CCl4 विलायक की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा? मान लीजिए ठीक है, मैंने बता दिए थे शायद आपको ये, ठीक। HI का योग करवा दिया जाए तो क्या बनेगा? हाँ जी, हाँ जी सर, एग्जाम्पल की मार्कोनिकॉफ करवाना है, ये लिखना है। अच्छा सर नहीं पढ़ाया आपने, सिर्फ हेडिंग डलवाया था। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। एक मिनट रुक जाओ।
एल्कीन पर HX का योग, अच्छा सिर्फ योग करवाया है, ठीक है ठीक है, बस इतना ही लिखवाया ना और कुछ नहीं लिखवाया, ठीक है ओके। चलो इनको अभी होल्ड पे रहने दो, ठीक है, इन तीनों उदाहरणों को होल्ड पे रहने दो, अभी हम सीखते हैं, बढ़िया से इनको क्लियर करते हैं। अभी बस मैंने आपको इतना लिखवाया है कि एल्कीन के ऊपर जब HX का योग करते हैं तो एल्किल हैलाइड बनता है, ठीक है, और वहां पर किस तरीके से बनता है हमने उसके अंदर सिर्फ इतना सा देखा है, एक एथीन वाला उदाहरण देखा है, उसके ऊपर योग करके हमने सिंपल बना दिया। लेकिन अगर असम्मित एल्कीन आ जाए तो उस पर योग मार्कोनिकोफ के नियम के अनुसार होता है। तो इनको भी रहने दो, पहले हेडिंग डाल लो मार्कोनिकोफ का नियम, मार्कोनिकोफ का नियम, मार्कोनिकोफ नियम क्या होता है? हाँ जी, मार्कोनिकोफ का नियम क्या कहता है? मार्कोनिकोफ का नियम ये कहता है सिंपल सा कि कोई भी असम्मित एल्कीन है, असम्मित एल्कीन में जो पाई बंद होता है वो उस परमाणु पर विस्थापित होता है जहां ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। या असम्मित एल्कीन पर, एल्कीन एक नाभिक स्नेही होती है, तो नाभिक स्नेही पर कोई गरीब आदमी अटैक करेगा जैसे कि H+ हो जाए, तो वो उस परमाणु पे जुड़ेगा जहां पहले से ज्यादा हाइड्रोजन जुड़े हुए, दोनों एक ही बात है। ओके, तो मार्कोनिकोफ का नियम क्या कहता है बेटा, फटाफट से लिखेंगे। ओके, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार असम्मित, असम्मित एल्कीन में पाईबंद, में पाईबंद उस परमाणु पर, उस परमाणु पर विस्थापित, विस्थापित होता है जिस पर अधिक हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं, हाइड्रोजन एटम्स अटैच होते हैं, अटैच होते हैं। ऐसे बोल दो तो भी ठीक है, या फिर ऐसे बोल दो, ठीक है, पाई बंद, डायरेक्ट लिख लो पाई बंद, अच्छा ये तो लिखवा ही दिया ना, या फिर इलेक्ट्रॉन स्नेही, E+ इलेक्ट्रॉन स्नेही उस द्विबंधित कार्बन एटम पर जुड़ता है जहां, जहां पहले से ही, पहले से ही अधिक, अधिक हाइड्रोजन एटम उपस्थित हो, हाइड्रोजन एटम उपस्थित हो। हाँ जी, ये बात क्लियर है। एक बार इसको लिख लो, अच्छे से देख लो, ठीक है, अब आपके कमेंट्स नॉर्मल हो गए होंगे। हाँ हाँ ठीक, ओके। तो मार्कोनिकोफ का नियम क्या कहता है बेटा? बेटा कल वाला लेक्चर प्रियंका पटेल, कल वाली क्लास देखनी चाहिए थी ना कल। ओके, तो यहां पे देखो मार्कोनिकोफ का नियम यह कहता है कि पाई बंद को उधर शिफ्ट कराओ जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, या जो आने वाला इलेक्ट्रॉन इसने उस परमाणु पे जोड़ो जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है। दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। ओके, मैं ऑफलाइन में पढ़ रहा हूं लेकिन वहां समझ नहीं आ रहा तो बेटा यहां जा, फिर यहां पढ़ ले रेगुलर जुगनू। ओके, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। अब ये उदाहरण देख लो, अब ये उदाहरण देख लो, 3 उदाहरण, 1 2 तीसरा वाला बढ़िया है। हाँ जी, उदाहरण नंबर 1, उदाहरण लिखो, ये हेडिंग डाल लिया, हेडिंग डालने के बाद उदाहरण देखो। उदाहरण नंबर 1 ये है प्रोपीन, प्रोपीन। जब प्रोपीन के ऊपर HCl का योग करवा रहा हूं मैं CCl4 विलायक की उपस्थिति में, हाँ वेरी गुड बेटा अमीर और अमीर, ठीक, वेरी गुड।
हाँ जी, प्रोपेन के ऊपर जब HCl का योग करवा रहा हूं तो आप सिंपल सा देखो कि ये पाई बंद किधर शिफ्ट होगा, जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, पाई बंद इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहां ऋणावेश यहां धनावेश बनेगा, यहां ऋणावेश, अब देखो H+Cl- होगा कि नहीं होगा, तो ऋणायन पर क्या जुड़ेगा, जैसे ही यहां पर H, जैसे इस पर ऋणावेश आएगा ये इसको दे देगा, और यहां धनावेश बनेगा तो धनावेन यहां जुड़ जाएगा। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। साक्षी चिंता मत करो बेटा, सब होएगा, ठीक, ओके। तो यहां पर देखो पहली बात तो पाईबंद उधर शिफ्ट होगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, और दूसरी बात आने वाला इलेक्ट्रोफाइल भी वहीं जुड़ेगा जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है, H+, गरीब आदमी यहां जुड़ जाएगा, ठीक। तो यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा, इस बीच वाले पे जुड़ जाएगा Cl और कोने वाले पे जुड़ जाएगा CH3, डन। और यहां पे देखो सेम वैसे ही, यहां पे H+Br- है तो डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यहां आएगा ऋणावेश, धनावेश यहां जोड़ दो, Br को यहां चिपका दो, CH3 CH Br यहां लग जाएगा CH3। अच्छा यहां पे एक CH3 पहले से है, क्या ये बन जाएगा, लिखना है, बिल्कुल लिखना है बेटा। और ये लास्ट वाला बहुत बढ़िया है, इसको थोड़ा सा भी वेट करेंगे फिर करेंगे। हाँ जी, सारा पटेल सब होगा, थोड़ा ठंड रखो यार, तुम कमेंट खोलते ही ना पता नहीं अलग बातें चल जाती यार। बन गया, अरे एक बार लिख तो सही मेरे भाई। बायोलॉजी क्लास कब होगी, सुबह नहीं हुई क्या बायोलॉजी क्लास, वेरी गुड बेटा गीता जी। ओके, तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, जब एल्कीन के ऊपर HX का योग करवाया तो भैया अभिक्रिया ऐसे ऐसे होनी चाहिए थी। ओके, अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर जो थर्ड वाली अभिक्रिया है, थर्ड वाली अभिक्रिया है बेटा वो कैसे होगी, मैं इसकी क्रियाविधि बताता हूं। थर्ड वाली अभिक्रिया कैसे होगी, अब थर्ड वाली अभिक्रिया में भी क्या होना चाहिए था, थर्ड वाली अभिक्रिया में भी ऐसे होना चाहिए था सर, पाईबंद इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहां पे आएगा ऋणावेश, H यहां जुड़ जाएगा, I को यहां जुड़ जाना चाहिए, यस और नो। ये बॉन्ड जैसे ही टूटेगा, ये बॉन्ड जैसे ही इधर शिफ्ट होगा, यहां पे आएगा ऋणावेश, H जुड़ जाएगा, यहां बनेगा धनायन, और धनायन बनने के बाद फिर I यहां पे जोड़ देंगे। आप में से लगभग लगभग हर एक बच्चा ऐसे ही करेगा, ठीक है। अब इसको होल्ड पे रखो, अब इसको होल्ड पे रखो, मैं बताता हूं तुम्हें इसकी क्रियाविधि कि कैसे यहां पर ये होता है। एक बार यहां तक होल्ड पे रख लो, ठीक है, हमने ये देख लिया, अभी करेंगे उसको उदाहरण को, ताकि आप पूरा सही तरीके से समझ सको। देखो पिछले लेक्चर में हमने सिर्फ इतना सा देखा था कि एल्कीन के ऊपर HX का योग हुआ था और उत्पाद बन गया था, लेकिन अगर एल्कीन गैसीय असम्मित हो तो वहां पे मार्कोनिकोव का नियम लगता था, तो मैंने बीच में मार्कोनिकोव का नियम बताया। लेकिन अब एल्कीन के ऊपर जब HX का योग हो रहा है तो सर इस अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या होती है, ठीक है। तो यहां पे पहले मैं आपको वो बता देता हूं, एल्कीन पर HX के योग की क्रियाविधि, क्रियाविधि, हाँ जी। इसको अब देखो यार, वो कल वाला काम पूरा कल ही हो जाता तो बढ़िया रहता। हाँ, एल्कीन कार्बन परमाणु पे शिफ्ट हो जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है। अब अभी हमें नहीं पता कि कहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, किधर भी शिफ्ट करा सकते हो। तो यहां पे जो उत्पाद बनता है फाइनली ये बनता है कि यार एक कार्बन पर तो H जुड़ गया, एक कार्बन पर X जुड़ गया, ये बन गया आपके पास उत्पाद। अब इसकी क्रियाविधि तुम देखो कैसे होता है ये प्रोसेस। सबसे पहले जो आपका HX हेलोजन अम्ल होता है, HCl हो, HF हो, HBr हो, HI हो, कोई भी हो, वो सबसे पहले टूटता है, क्योंकि जब तक H+ निकलेगा नहीं मिलेगा कैसे भाई। इस HX का टूटना जरूरी है, जो जितना ज्यादा पावरफुल होगा उतना जल्दी ये टूटेगा, ताकि यहां से धनायन बने और धनायन फिर एल्कीन के ऊपर अटैक करे। तो सबसे पहले होता क्या है बेटा, ये HX टूटता है,
H प्लस एक्स माइनस में। सिंपल सी बात ये देखना। अब बेंजीन, ये एल्कीन होती है अमीर नाभिक स्नेही, ये है आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही E प्लस। यह क्या करेगा, अब अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? इतनी बात समझ लो, बढ़िया से अच्छे से सारी बातें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले HX जो हेलोजन अम्ल है वो टूटता है ताकि वहां से क्या प्राप्त हो सके, हमें H प्लस आयन प्राप्त हो सके। फिर अब अभिक्रिया स्टार्ट होगी। भाई HX इस प्रकार से रहता है H प्लस एक्स माइनस, तो जहां से जितना जल्दी H प्लस मिलेगा अभिक्रिया में उतना जल्दी वो पार्टिसिपेट करेगा। तो अब यहां पर क्या होता है, सबसे पहले होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग। स्टेप नंबर 1, इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग। इलेक्ट्रॉन स्नेही H प्लस का योग होगा। अब योग कैसे होगा, देखो ये मेरे पास एल्कीन है, एल्कीन के ऊपर H प्लस का योग करवा दो बेटा। अब योग कैसे करवाएंगे, योग करवाने के लिए सिंपल सा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इसको दान करने हैं। सबसे पहले ये पाई इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम पे शिफ्ट करवा दो, यहां ऋणावेश आया, इसको दे दो, तो जिससे क्या होगा, इस कार्बन पर वो H जाके चला गया, ये ऋणावेशित था, ये धनावेशित था, दोनों के बीच में बंध बन गया, उदासीन हो गए। ठीक, और उस चक्कर में ये जो पड़ोसी वाला कार्बन है, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, तो यहां पर आ जाएगा धनावेश। धनावेश जैसे आएगा ये हो जाएगा गरीब, ये बन गया तुम्हारा कार्ब धनायन। ये बन गया बेटा यहां पर तुम्हारा कार्ब धनायन, कार्ब धनायन मध्यवर्ती, इसको बोलते हैं मध्यवर्ती। ओके, और मैंने आपको पढ़ाया था कुछ टाइम पहले जीओसी में, यदि किसी अभिक्रिया के दौरान कार्ब धनायन बनता है तो उसमें पुनर्विन्यास संभव होता है। कार्ब धनायन में पुनर्विन्यास हो सकता है, क्योंकि अगर किसी अभिक्रिया में 1 डिग्री कार्ब धनायन बना और अगर पॉसिबल है उसी अभिक्रिया में 2 डिग्री वो बन सके तो पहले 2 डिग्री में कन्वर्ट होगा, और अगर 2 डिग्री से 3 डिग्री में जा सके तो देखो जा सकता है या नहीं जा सकता, स्टेबल हो जाए, फिर फाइनली उस पर हम ऋणायन जोड़ेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हमारे पास कार्ब धनायन बनता है। कब, जैसे ही पाई बंध शिफ्ट होगा, एक पे नेगेटिव चार्ज आएगा, उस पर H प्लस जाके जुड़ जाएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन स्नेह का योग हुआ, डन डन, उससे पहले ये हमारे पास कार्ब धनायन बना। अब जैसे ये कार्ब धनायन बना, यही मध्यवर्ती है, जितना ज्यादा स्टेबल उतना तेज अभिक्रिया होगी। और ये जो पद होता है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन स्नेह का योग, ये सबसे धीमा होता है, धीमा पद। और धीमा पद अभिक्रिया के वेग को डिसाइड करता है कि यार ये फटाफट हो जाएगा या स्लो हो जाएगा या कैसे होगा, ये वेग निर्धारक पद होता है, वेग निर्धारक पद होता है, वेग निर्धारक पद होता है। सबसे पहले एल्कीन पर H प्लस का योग हुआ, कार्ब धनायन बना, यह पद धीमा पद होता है, वेग निर्धारक पद होता है। मतलब जितना ज्यादा स्थायी कार्ब धनायन बनेगा अभिक्रिया का वेग उतना ज्यादा रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब दूसरा स्टेप, स्टेप नंबर 2। जैसे ही मध्यवर्ती बना, अब ये गरीब हो गया, अब इसका अमीर हिस्सा ये नाभिक स्नेही, इसका टेक होगा, तो अब होगा X माइनस का योग, जो कि क्या है, एक नाभिक स्नेही का योग। जैसे ही यहां पर ये कार्ब धनायन बना, इस पे तो H जुड़ चुका है, तो ये Nu माइनस इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और फाइनली यहां पे जुड़ जाता है। अच्छा, कौन था अपना, X माइनस था ना, X माइनस जोड़ दो, यहां पे X जुड़ जाएगा, यहां पर आपके H जुड़ जाएगा। कहने की बात सिर्फ इतनी सी थी, ये बन जाएगा आपका फाइनल उत्पाद। ओके, तो बात सिर्फ इतनी सी है बेटा कि जब एल्कीन पर HX का योग होता है तो वहां पर सबसे पहले तो H प्लस का योग होता है, H प्लस का योग होकर एक मध्यवर्ती बनता है जिसको कार्ब धनायन बोलते हैं। अब इस कार्ब धनायन पर जैसे ही फिर दूसरे पद में क्या होता है, नाभिक स्नेह का योग होगा, फाइनल कंपाउंड आपके सामने आ जाएगा। तो यहां पर ये जितनी भी अभिक्रियाएं हमने देखी, देखो
ये एल्कीन है, H यहां पर HCl है, तो H प्लस पहले आता है, फिर धनायन बनाएगा, फिर उस पर Cl माइनस जाता है। यहां पे देखो सबसे पहले H प्लस आएगा, जब ये बंद इधर शिफ्ट होगा यहां H जुड़ जाएगा, CH3, इस कार्बन पे धनावेश बचेगा। अगर ये कार्ब धनायन स्टेबल है तो इसी पर फिर Br जुड़ जाएगा, और अगर नहीं होता तो फिर इसके अंदर रीअरेंजमेंट होता, फिर वो प्रोसेस होता। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, ओके। तो यहां पर इसमें एल्कीन पर HX का योग इस तरीके से होता है, पहले पद में इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग होता है, दूसरे पद में नाभिक स्नेही का योग होता है, और फाइनल प्रोडक्ट इस तरीके से बनता है। अब इसमें कुछ बातें हैं जो मैं आपको लिखवा देता हूं, इंपोर्टेंट की पॉइंट्स। कल ही खत्म करा देता तो अच्छा रहता यार, वरना बहुत सारी आधी बातें कल क्या बोली आज क्या बोली होगी, थोड़ा फर्क पड़ जाता है। की पॉइंट्स, अब की पॉइंट्स में पहला, ठीक है, अभिक्रिया का प्रथम पद धीमा होता है, अतः यह वेग निर्धारक पद होगा, वेग निर्धारक पद होगा। ठीक है, दूसरी बात, मध्यवर्ती के रूप में कार्ब धनायन बनता है, अतः यहां से भी हम एक पॉइंट बोल सकते हैं, क्या? अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर जितना स्टेबल कार्ब धनायन बनेगा उसके समानुपाती होगी कार्ब धनायन के स्थायित्व, कार्ब धनायन का स्थायित्व देखेंगे। ये पॉइंट लिखो बेटा। हाँ जी, इसमें हमें इतनी सी बात समझ में आई है कि भैया पहला पद धीमा है और धीमा पद अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद होता है। सर आपको कैसे पता चला धीमा या फास्ट? ठीक है, जरा देखो ध्यान से, जिस पद में मध्यवर्ती बनता है बेटा, जब कार्बन से कोई बंध टूट रहा हो वो सबसे स्लो स्टेप होता है, क्योंकि पहले उदासीन था ना वो, ओके, फिर आपने बंध तोड़ा और फिर उसके बाद मध्यवर्ती बने। जो मध्यवर्ती बनने वाला पद होता है हमेशा धीमा होता है, क्योंकि स्टेबल इंटरमीडिएट जितना ज्यादा बनेगा उस अभिक्रिया के हिसाब से, वो उसके स्टेबिलिटी के आधार पर फिर हम देखते हैं वो अभिक्रिया धीमी होगी या तेज होगी। सबसे इंपॉर्टेंट है वेग निर्धारक पद, और वेग निर्धारक पद में क्या बनता है? एक मध्यवर्ती बनता है, दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक है। तो अभिक्रिया का वेग, जो एल्कीन जितना स्थायी कार्ब धनायन बनाएगी उसका ज्यादा जल्दी रिएक्शन होगा। ये पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, एक पॉइंट मेरे को और लिखवाना है, कार्ब धनायन में पुनर्विन्यास संभव है। ठीक है, कार्ब धनायन में पुनर्विन्यास संभव है। ठीक है, जीओसी में देखें, कार्ब धनायन में पुनर्विन्यास संभव है। लास्ट लाइन ये थी इंपॉर्टेंट। इतना समझ में आया तो फिर आपको सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि अगर किसी अभिक्रिया के दौरान कार्ब धनायन बनता है तो वहां पे रीअरेंजमेंट होता है बेटा, और रीअरेंजमेंट होने के बाद ही हम फाइनल कंपाउंड बनाते हैं। इतनी बात क्लियर है? ओके, तो जैसे कि इतना हमने क्लियर कर लिया, तो ये वाला उदाहरण देखो। अब ये वाला उदाहरण देखो, ये मेरे पास एक एल्कीन है, एक ऐसी एल्कीन है जिसमें मेरे को पता नहीं है यहां पे मुख्य उत्पाद क्या बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को यह पता है कि एल्कीन है, एल्कीन के ऊपर HI का योग करवाया जा रहा है, तो सबसे पहले इसका H+ आएगा जो अब इसके ऊपर अटैक करेगा। तो यहां पे सबसे पहले क्या होगा बेटा? H+ का योग होगा। H+ का योग कैसे होगा? सर पाइबंद उधर जाएगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, यहां पे बनेगा ऋणावेश, और ये ऋणावेश फिर H+ के पास जाएगा। तो क्या यहां पर हमारे पास ऐसा मध्यवर्ती बन जाएगा? क्या बोलो बेटा? यहां पर इस पर आ जाएगा धनावेश, यहां हो जाएगा CH3। समझ रहे हो?
सबसे पहले यहां से H प्लस निकला और उसने इस कार्बन पर जाकर के बॉन्ड बनाया, पाई बंद इधर शिफ्ट हुआ, यहां ऋणावेश पहला स्टेप, फिर ये ऋणावेश इस H प्लस को दिया गया, H प्लस गरीब आदमी, H प्लस का योग हो गया, मध्यवर्ती बन गया। इस मध्यवर्ती की डिग्री देखो 2 डिग्री कार्ब धनायन, 2 डिग्री कार्ब धनायन। अगर ये धनायन, ये धनावेश इस पास वाले कार्बन पर आ जाए तो क्या 3 डिग्री हो जाएगा? ये धनावेश इस पास वाले कार्बन पर आ जाए बच्चा तो क्या 3 डिग्री हो जाएगा? डिग्री बढ़ जाएगी। समझ में आएगा? डिग्री बढ़ जाएगी तो यहां से क्या होगा? CH बंध का विदलन होगा। यहां, अरे यहां पे जो ये कार्बन इनके बीच में बंध है, यहां पे एक हाइड्रोजन है, ये एक 2 डिग्री कार्ब धनायन है। अगर ये यहां पे आ जाए धनावेश तो 3 डिग्री में, तो यहां से होता है कार्ब धनायन के पुनर्विन्यास में एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है हाइड्राइड शिफ्ट। जिस कार्बन पर आपको धनावेश बनाना है वहां से H माइनस निकाल दो और पहले वाले कार्बन पे लगा दो, यहां से H माइनस निकाल करके इधर भेज दो, तो H माइनस चला गया इस CH प्लस के पास, तो ये हो जाएगा उदासीन CH2 में कन्वर्ट और यहां पे आ जाएगी गरीबी। तो यहां पर होगा बेटा हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट हम इसको बोलते हैं, जिससे यहां पर बन जाएगा धनायन CH3 C पॉजिटिव, CH3 CH2 CH3, ये बन जाएगा, जो कि एक 3 डिग्री कार्ब धनायन है। इतना सा मेरे को बता दो, ज्यादा कोई हार्ड उदाहरण नहीं करवा रहा हूं, आपको सिंपल सा बेसिक उदाहरण मैंने करवाया है। ये मेरे पास बन गया, जो कि क्या 3 डिग्री कार्ब धनायन है, अधिक स्थायी, अधिक स्थायी, अधिक स्थायी 3 डिग्री कार्ब धनायन है। इसी के ऊपर क्या जुड़ जाएगा? फिर I माइनस जुड़ जाएगा। सबसे पहले कार्ब धनायन बनेगा, कार्ब धनायन बनने के बाद उसमें रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होकर के फाइनल एक स्टेबल कार्ब धनायन बनेगा, उस पर आपको नाभिक स्नेही चिपकाना है। यही प्रोसेस होता है। देखो ध्यान से, कहां गया? हाँ, ये देखो, सबसे पहले कार्ब धनायन बना, कार्ब धनायन बन चुका है, इसमें पुनर्विन्यास संभव है, तो पहले पुनर्विन्यास होगा, पुनर्विन्यास होके ये एक स्टेबल कार्ब धनायन में कन्वर्ट हो गया, फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक होकर के फाइनल कंपाउंड बन जाएगा। तो भाई साहब यहां पर क्या है? H प्लस आया, कार्बोकेटाइन बना 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री में गया, अब 3 डिग्री, अब कुछ नहीं हो सकता। अब क्या था? H प्लस आ चुका था, अब I माइनस की बारी है। फाइनली I माइनस आएगा और यहां पे जाके फाइनल कंपाउंड बना देगा। हो, क्लियर है बेटा? एक बार इसको नोट करो, अच्छे से समझो, कोई दिक्कत हो मुझसे पूछो, ठीक? ओके, बस टॉपिक से रिलेटेड बात करना, इधर उधर की कोई बात मत करना, बस टॉपिक से रिलेटेड बात करना, इस इधर उधर की बात मत करना। हाँ जी, 2 आयोडो 2 मेथिल ब्यूटेन। हाँ जी, टॉपिक से रिलेटेड बात करना। अगर कोई, अरे SN1 SN2 भी नहीं है शिवांक, किसी को कोई दिक्कत हो बता सकते हो, ठीक है? पूरा दिक्कत ही है अमृतराज। बेटा क्लास चल रही है, कोई रुकी हुई नहीं है, क्लास चल रही है बेटा नॉन स्टॉप। हाँ जी सर, हम सिंधे 3 देख करके हेलोजिनेशन, बेटा लाइव क्लास चल रही है, लाइव क्लास चल रही है। देखो, जिसने कार्ब धनायन का रीअरेंजमेंट दोबारा से देख लो। देखो, सबसे पहले एल्कीन के ऊपर H प्लस आएगा। कैसे आएगा? जब ये पाई बंद शिफ्ट होगा, यहां नेगेटिव चार्ज बनेगा, यह नेगेटिव चार्ज H प्लस को देंगे। H प्लस को देने के बाद बेटा इधर तो यहां H जुड़ गया ना, लेकिन यहां बंद टूट के यहां पे धनावेश रह गया। देख, यहां से पहले पाई बंद इधर शिफ्ट हुआ, यहां आया ऋणावेश, उस ऋणावेश को इस H प्लस को दिया जो ये रहा, ठीक है? यहां पे जुड़ जाएगा CH3, इस कार्बन पे धनावेश रहा ना, ये धनावेश रहा, 2 डिग्री कार्ब धनायन बन गया।
2 डिग्री कार्बोनाइन बन गया और 2 डिग्री कार्बोनाइन के पास जस्ट वाला कार्बन ऐसा है 3 डिग्री है, जहां पे H है वहां से H माइनस निकाल के यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोनाइन बनाया जा सकता है। तो पहले ये वाला स्टेप होगा, हाइड्राइड शिफ्ट, H माइनस शिफ्ट होगा जिससे 3 डिग्री कार्बोनाइन बनेगा। 3 डिग्री कार्बोनाइन बनने के बाद फिर यहां पर I माइनस का अटैक होगा। क्लियर है सर? अगर हेलाइड की स्ट्रेंथ कम है तो हाइड्राइड शिफ्ट तो तब भी होगा बेटा, हाइड्राइड शिफ्ट तो तब भी होगा। क्लास रुक जाती है। अरे समझ में आया क्या यार? समझो ना यार बेटा, यार एकदम ए और बी तो बहुत आसान है, करना कुछ ही नहीं है, बस बॉन्ड शिफ्ट करा के जोड़ना है यार। ऐसे मत करो यार प्लीज यार, ठीक है? वरना फिर ना मैं तुम्हें सिंपल ना ब्यूटीन प्रोपीन यही उदाहरण करवाऊंगा। अगर तुम्हारा यही रहा तो बेटा मैं सिर्फ यही उदाहरण करवाऊंगा, सिंपल प्रोपीन एथीन ब्यूटीन दैट्स इट। इसके अलावा मुझे भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सिंपल सिंपल पढ़ा के खत्म करता हूं। थोड़ा सा अगर आप समझ लोगे तो आपको फायदा होगा, ठीक है? क्योंकि वहां पे ऐसे सिंपल क्वेश्चन नहीं आते हैं। थोड़ा सा आप फोकस करो बढ़िया से, अच्छे से, और पढ़ाने दो, इधर उधर की बातों में न लगो तो बढ़िया फायदा रहेगा, ठीक है? ओके, थर्ड की पॉइंट, की पॉइंट ये कि यार अभिक्रिया का प्रथम पद धीमा होता है, अतः ये वेग निर्धारक पद होता है। दूसरा, मध्यवर्ती के रूप में कार्बोनाइन बनता है, तो इस अभिक्रिया का वेग कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी के समानुपाती होगा। कार्बोनाइन में पुनर्विन्यास संभव है, इसमें क्या है, जीओसी में पढ़ाया है, ठीक है? ओके बेटा, जीओसी वाला लेक्चर देखो, जीओसी में मैंने पढ़ाया है लास्ट लेक्चर में कार्बोनाइन में पुनर्विन्यास कैसे होता है। कार्बोनाइन में पुनर्विन्यास पढ़ाया है। यार तुम डेली क्लास नहीं देखते है यार। बेटा तुम्हें ऐसी केमिस्ट्री पढ़ा सकता हूं जो बिल्कुल समझ में आएगी। हमें कैसे पता चलेगा कौन सा पद धीमा, जिसमें मध्यवर्ती बनता है वो धीमा होता है। ठीक, ओके डन, इतना क्लियर हो गया। एक उदाहरण और देख लो। हाँ जी, एक उदाहरण और देख लेना, ठीक है? हाँ जी, एक क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो। निम्न अभिक्रिया, क्वेश्चन करो, निम्न अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद बनेगा। निम्न अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद बनेगा। एक अभिक्रिया ये है, ये बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है। सब देख लो ध्यान से। जब इसके ऊपर HBr का योग करवाया जाता है CCl4 की उपस्थिति में, तो यहां पर क्या होगा मुख्य उत्पाद, ये आपको बताना है, ठीक है? ऑप्शन नंबर 1। यार ऐसे तो क्वेश्चन आते ही बेटा नीट में, अगर आप ऐसे बना के रखोगे दिमाग में तो फिर कैसे काम चलेगा। हाँ जी, हाँ जी, अब बताओ। यहां पर यह एक कंपाउंड है, इसके ऊपर HBr का योग करवाया गया है, मुख्य उत्पाद क्या बनेगा? पढ़ने वालों ने तुरंत कर दिया। ओके चलो, हमें डाइट नहीं आता लेकिन हमें मेथड पता है बेटा। देखो ध्यान से, इसका सोल्यूशन क्या करना है। सबसे पहले तो सर ये एल्कीन है, हाँ ओके, HBr है, CCl4 मिलाएंगे। ध्यान से देखो CCl4 है, ठीक है? यहां पर ये एल्कीन है, ओके। तो सर HBr है, ठीक है? HBr में से क्या निकलेगा, H+ आयन निकलेगा। कैसे जाएगा, ये पाईबंद उधर शिफ्ट होगा जिधर ज्यादा हाइड्रोजन, यहाँ CH2 लिखा हुआ है, यहाँ CH, यहाँ ऋणावेश आया, इस H+ को दान करके ग्रहण कर लिया, ठीक है? यहाँ पर इस कार्बन पे धनावेश बन गया, जो कि कैसा है 2 डिग्री कार्बोनाइन। अगर ये धनावेश यहाँ आ जाता तो मजा आ जाता। तो यहाँ पे क्या है, H है। तो यहाँ पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, जिससे क्या होगा, H- निकल करके यहाँ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं। जिससे क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये वैसा का वैसा, यहाँ पे आ जाएगा धनावेश। ये क्या हो गया, 3 डिग्री कार्बोनाइन अधिक स्थायी,
अधिक स्थायी हो गया क्या? अब जैसे ये कार्ब धनायन धनावेश स्टेबल हो गया, अब इस पर इसका Br माइनस, ये H प्लस तो आ गया, अब Br माइनस नाभिक स्नेही का योग, अब ये Br माइनस क्या करेगा, फिर यहां पे जाके अटैक करेगा, तो फाइनल कंपाउंड की शक्ल कुछ ऐसी होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 शुड बी करेक्ट। रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अगर रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता था तो फिर तो वही काम खत्म हो जाता। समझ में आया क्या? तो थर्ड वाला कंपाउंड हो जाएगा। जीओसी पढ़ने के अब देखो जीओसी का कितना इंपॉर्टेंस है, जीओसी का कितना इंपॉर्टेंस है तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि कार्ब धनायन की स्टेबिलिटी वहीं देखते हो, रीअरेंजमेंट वहीं देखते हो। ठीक है, डिग्री से करना गलत था बेटा। समझ में आई मेरी बात? एकदम आपको कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना है। यार एल्कीन दे रखी है, मेरे को नहीं पता क्या बनेगा, लेकिन मैं खुद कोशिश कर सकता हूं कि ये यहां ऋणावेश आया, H प्लस इसने दान करके H प्लस को इलेक्ट्रॉन युग्म दान किया, ग्रहण किया, 2 डिग्री कार्ब धनायन बनाया। अगर ये धनायन यहां आ जाए तो बल्ले बल्ले, तो ये बॉन्ड हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, यहां पे रीअरेंजमेंट, 3 डिग्री कार्ब धनायन, अब Br माइनस का अटैक हो गया। बेंजीन होता तो बेटा बेंजीन में कैसे जाता, बेंजीन में तो एकल बंध होता ही नहीं है ना, डबल बॉन्ड होता है, बेंजीन की एरोमेटिकता खराब हो जाएगी। ठीक, ओके, ये समझ में आया? समझ में आता है? मतलब 3 डिग्री में जुड़ता है, कोशिश करो अगर पहुंच सके 3 डिग्री में तो जुड़ सकता है बेटा। ऐसा नहीं कि मान लो रीअरेंजमेंट हो ही नहीं सक रहा, हम करवा रहे हो तो फिर वहां पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब थोड़ी सी देर बेटा अब मेरे को ना पढ़ाने दो आप, क्योंकि जब तक मैं बढ़िया नहीं पढ़ाऊंगा तो फिर मैं तुमसे बढ़िया आउटपुट निकाल नहीं सकता, तो मेरे को पहले बढ़िया पढ़ाने दो। ओके, तो अभी तक हमने ये देखा कि एल्कीन के ऊपर HX का योग होता है और उससे हेलो एल्केन बनता है या एल्किल हेडाइड बनता है। ओके, और फिर इसमें मैंने ये आपको बताया जब एल्कीन के ऊपर HCl का योग हो, HI का योग हो, HBr का योग हो, CCl4 विलायक की उपस्थिति में असम्मित एल्कीन एंटी मार्कोनिकॉफ नियम लगता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एल्कीन दे रखी हो, HX दे रखा हो, तोड़ना है, H प्लस वहां जोड़ेंगे जहां ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, Br माइनस या I माइनस Cl माइनस वहां जोड़ेंगे जहां पर स्टेबल कार्ब धनायन बन रहा होगा और उत्पाद बना देंगे। सिंपल सी बात है। लेकिन इसमें एक स्पेशल केस है, इसमें एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस। स्पेशल केस, एल्कीन पर HBr का योग पेरोक्साइड की उपस्थिति में हो तो क्या करते हैं? हेडिंग डाल लो, खराश प्रभाव, खराश प्रभाव या पेरोक्साइड प्रभाव, पेरोक्साइड प्रभाव। खराश प्रभाव या पेरोक्साइड प्रभाव, इसको समझना है। ठीक है, बस उतना समझना जितना हमारा काम हो जाए। खराश प्रभाव या पेरोक्साइड प्रभाव, खराश प्रभाव या पेरोक्साइड प्रभाव। अब ये क्या होता है देखो, पहले मैं जो लिखवा रहा हूं लिखते जाओ। जब एल्कीन पर HBr का योग पेरोक्साइड की उपस्थिति में करवाया जाए तो यह अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत होती है। ठीक है, लिखो इसमें, जब एल्कीन पर HBr का योग, सिर्फ HBr, न HCl न HI न HF, सिर्फ HBr, जब HBr का योग पेरोक्साइड, ये उत्प्रेरक होता है, पेरोक्साइड की उपस्थिति में जब एल्कीन पर HBr का योग पेरोक्साइड की उपस्थिति में करवाया जाता है तो यह अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत होती है, इसे ही खराश प्रभाव या पेरोक्साइड प्रभाव कहते हैं। पेरोक्साइड प्रभाव कहते हैं।
पराश प्रभाव या परोक्साइड प्रभाव क्या होता है? जब एल्कीन पर अगर मैं HBr का योग करवाऊं, किसकी उपस्थिति में बेटा? परोक्साइड, कोई भी परोक्साइड हो उसके प्रेजेंस में, ठीक है। तो उल्टा योग होता है, मार्कोनिक का उल्टा कर दे। उदाहरण जैसे कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन है, एल्कीन के ऊपर HBr का योग करवा दो, लेकिन यहां पे परोक्साइड ले लो, ठीक है। मैंने सिंपल लिख दिया यहां परोक्साइड, उत्प्रेरक बदल गया परोक्साइड। तो परोक्साइड की प्रेजेंस में आपका ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा प्रोसेस। यार हाइड्रोजन वहां जुड़ता था जहां पहले ज्यादा हाइड्रोजन थे, अमीर जो है उसी पे आ जाके अमीर और अमीर बनेगा, ठीक है। जहां हाइड्रोजन ज्यादा वहीं पे जाके जोड़ना है, पाइबंद तोड़ने के बाद ये पाइबंद टूटेगा। H जहां ज्यादा हाइड्रोजन है वहां लगाना है, Br जहां कम था वहां लगाना था पहले। अब उल्टा कर दो, मार्कोनिक का जस्ट अपोजिट कर दो, H वहां जुड़ेगा जहां कम है, H यहां जुड़ जाएगा और Br यहां जुड़ जाएगा, बस खत्म। इतनी सी बात है। CH3 यहां CH2 हो गया, यहां CH2 Br हो जाएगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा मुख्य उत्पाद। क्या मेरी बात समझ में आई? ये है मेरे पास प्रोटीन, तो ऐसे समझ में आया। कभी भी ऐसा दिख जाए तो ऐसा ही करना है, जब जब तुम्हें ऐसा दिख जाए तो ऐसा ही करना है, ठीक है। बस HBr का योग होगा एल्कीन पर परोक्साइड की उपस्थिति में, तभी होगा, ठीक है। सर परोक्साइड के कौन कौन से होते हैं, एक बार उदाहरण लिखवा दो, वो लिखवा देता हूं मैं, ठीक है। उदाहरण, परोक्साइड के उदाहरण, जैसे H2O2, ठीक है। इसकी संरचना ऐसी होती है ना, H, सिंपल संरचना बता रहा हूं। ये देखो परोक्साइड बंदे इसमें, H2O2 हाइड्रोजन परोक्साइड जिसको कहा जाता है, इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया हो हाइड्रोजन परोक्साइड, इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया हो बेटा, ठीक। दूसरा R2O2 डाई एल्किल परोक्साइड, 2 एल्किल, हाइड्रोजन की जगह एल्किल समूह लगा दो, डाई एल्किल परोक्साइड, डाई एल्किल परोक्साइड, ठीक है। ROOR परोक्सी लिंकेज इसमें। अगला डाई बेंजोइल परोक्साइड, डाई बेंजोइल परोक्साइड, डाई बेंजोइल परोक्साइड। डाइबेंजोइल परोक्साइड क्या होता है? अगल बगल में बेंजीन C6H5CO O, ये एक हिस्सा, ऐसा ही दूसरा हिस्सा OCO C6H5, इसका नाम बेटा डाइबेंजोइल परोक्साइड। H2O2 की उपस्थिति में हो, R2O2 की उपस्थिति में हो, या डाइबेंजोइल परोक्साइड ले लिया जाए, तो इनकी उपस्थिति में जब एल्कीन पर HBr का योग होता है, मार्कोनिकोव नियम के विपरीत अभिक्रिया होती है। आपको इतना ध्यान रखना है, समझ में आया? बस इतना सा ध्यान रखना है और कुछ दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा कोई भी दिमाग में इधर की बातें नहीं आनी चाहिए। भैया एल्कीन है, HBr है, परोक्साइड है, उल्टा करना है, अमीर हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां कम है, खत्म बात। ओके डन, क्लियर है मामला, दिमाग में एकदम फिट कर लेना, फिट कर लेना। ओके उदाहरण देख लो, एक और उदाहरण देख लो। हाँ जी, जैसे कि मान लो ये तो बेंजीन है, बेंजीन ऐसे योग अभिक्रिया नहीं दर्शाती है, ठीक है। अब मैंने मान लो बेंजीन के ऊपर लगा रखा है यहां पर CH2, CH2 लगा रखा है। अगर इसके ऊपर HBr का योग करवा दिया गया, ठीक है, परोक्साइड की प्रेजेंस में, तो क्या होगा? तो सर Br, अब देखो ये बेंजीन है, पहले साइक्लोएल्केन था, उसमें रीअरेंजमेंट हो जाता था,
लेकिन एरोमेटिक यौगिकों के कार्बन से हाइड्रोजन नहीं हटता है बेटा, ठीक है, वो कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड वाले से हटता है। अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, ये पाई बंद। पहली बात तो एंटी मार्कोनिकोव, देखो एल्कीन है, HBr है, परोक्साइड है, खराश प्रभाव, खराश प्रभाव, तो एंटी मार्कोनिकोव रूल, तो यहां पे क्या होगा, Br, जहां ज्यादा H कहां जुड़ेगा, जहां पे कम है, क्या यहां पे CH2 हो जाएगा, फिर यहां पे ये CH2 इससे जुड़ जाएगा Br। कोई गलत हो तो बताओ, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना आपको, जो भी दिमाग है खराब है, यही देखो बस, ठीक है। एंटी मार्कोनिकोव, H यहां जुड़ेगा, Br यहां जुड़ जाएगा पाइबंद टूटने के बाद, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका मुख्य उत्पाद। कर सकते हैं बेटा, कर सकते हैं। तो हमने एल्कीन के, देखो एल्केन से एल्किल हैलाइड बनाना सीखा, एल्कीन से एल्किल हैलाइड बनाना सीखा। अब हम देखेंगे एल्कोहल से, अब हम देखेंगे थर्ड, एल्कोहल से कैसे बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें चैप्टर में बना रहना है, इधर उधर में हाइड्रोकार्बन में नहीं जाना चाहता ज्यादा, अभी इस चैप्टर में बना रहना चाहता हूं। तो थर्ड अभिक्रिया एल्किल हैलाइड बनाने की, थर्ड वाली अभिक्रिया है बेटा, एल्कोहल के द्वारा, एल्कोहल मतलब ROH, एल्कोहल ROH के द्वारा एल्किल हैलाइड का निर्माण। ठीक है, एल्कोहल से अब एल्किल हैलाइड बनाने हैं, तो इसको बनाने की भी अलग अलग विधि है। एल्कोहल पर HX का योग करवा सकते हो, PCl3 PCl5 का योग करवा सकते हो, इसके अलावा SOCl2 का योग करवा सकते हो। 3 तरह की अभिक्रियाएं पढ़ाऊंगा, 3 तरह की, ठीक है, एकदम बढ़िया बढ़िया, ठीक है। पहला, एल्कोहल पर HX की क्रिया द्वारा, क्रिया द्वारा, ये हम पहले देखेंगे। एल्कोहल लेंगे, HX की क्रिया करवाएंगे और एल्किल हैलाइड बनाएंगे, जो हमारा मकसद है। हमें मकसद पे ध्यान रखना है, हमें करना क्या है, ठीक है। बहुत सारी अड़चने आएगी, लेकिन मकसद पता होना चाहिए कि मेरे को नीट 2024 का एग्जाम क्लियर करना है। एल्कोहल लेंगे, HX मिलाएंगे और एल्किल हैलाइड बनाएंगे। तो कैसे होगा, देखो ध्यान से, एल्कोहल पर HX की क्रिया द्वारा कैसे बनाते हैं, देखो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल बहुत आसान, बहुत सिंपल बहुत आसान, ठीक है, ठीक। यहां पे देखो, ठीक है, एल्कोहल पर देखो लिख लो ROH, ROH पर HX की क्रिया से एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। अब कैसे होता है, जनरल उदाहरण से समझा देता हूं, फिर सारी चीजें मैं बता देता हूं, ठीक है। तो जो एल्कोहल होता है बेटा ROH, और जब इसके ऊपर HX की अभिक्रिया करवाते हैं, तो यहां पे क्या होता है, जस्ट प्रतिस्थापन होता है। जस्ट प्रतिस्थापन होता क्या है, ये OH इस H को लेकर के अलग हो जाता है, यहां से OH और यहां से H अलग, यहां OH माइनस निकलता है, कार्ब धनायन बनता है, उस पर X माइनस जुड़ जाता है। सिंपल सा, करना कुछ नहीं है, ये H प्लस ये OH माइनस अलग निकल जाएगा जल के रूप में, इस R से X जोड़ना है, ये HO OH और H H2O के रूप में अलग हो जाएगा, ठीक है। ये है आपके पास एल्कोहल, और ये यहां पे आपके पास एल्किल हैलाइड,
अब इसमें हमें बहुत सारी चीजें जाननी है। इसकी क्रियाविधि, इसकी क्रियाविधि कैसे हुआ सर, क्रियाविधि बताओ आप। भाई एल्कोहल की अभिक्रिया इसके साथ होगी, फाइनल कंपाउंड ये बनेगा। अब यहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज जाननी है बेटा, ठीक है। एल्कोहल पर जब HX का योग होगा एल्किल हैलाइड बन जाएगा प्लस जल बन जाएगा, लेकिन इसकी क्रियाविधि क्या है वो जान लोगे तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी, जिंदगी सुगम हो जाएगी। तो क्रियाविधि देखो सर, आप इनकी क्रियाविधियां क्यों लिखवाते हो? क्योंकि क्रियाविधि से बेटा आपको अननोन क्वेश्चन मिल जाए तो भी कर सको, अरे ऐसे 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 होता है, ठीक है। क्रियाविधि, क्रियाविधि में क्या होगा बेटा, सबसे पहले जो ये एल्कोहल है हमने क्या मिलाया, बाहर से HX मिलाया, तो HX हेलोजन अम्ल, हेलोजन अम्ल क्या देगा, H प्लस आयन देगा। तो सबसे पहले होता क्या है कि ये जो HX है बेटा टूटता है किसमें, H प्लस में और X माइनस में। H प्लस, अब देखो एल्कोहल, एल्कोहल एकदम उदासीन है, ये जो मेरा एल्कोहल है एकदम उदासीन है, ROH उदासीन है। अब मुझे बताओ एल्कोहल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, ये गरीब H प्लस आयन, ये अमीर, तो नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही, इन्हीं के बीच में अभिक्रिया होगी, तो ये है मेरे पास इलेक्ट्रॉन स्नेही। ओके, सबसे पहले तो ये बात समझ में आई। तो यहां पर सबसे पहले तो HX इस तरीके से टूटा। अब दूसरा स्टेप क्या कि यार एल्कोहल का प्रोटोनेशन होगा, एल्कोहल अपना लोन पेयर देकर इस H प्लस को ग्रहण करेगा, तो इसको बोलते हैं एल्कोहल का प्रोटोनीकरण। दूसरा स्टेप होता है एल्कोहल का प्रोटोनीकरण, एल्कोहल का प्रोटोनीकरण। ठीक है, यहां पर ये जो ROH है, जैसे ही इसके पास H प्लस आया, इसके पास क्या थे, लोन पेयर थे, इसने इसको दिया, इसका प्रोटोनीकरण हुआ। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। कुल मिलाकर करना कुछ नहीं है, यहां से OH यहां से H निकालेंगे, लेकिन उसका पूरा मैकेनिज्म देखो बेटा। ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस H प्लस को देगा, एक H तो पहले ही जुड़ा हुआ था, एक H और आ गया। एल्कोहल ने H प्लस आयन ग्रहण किया, H प्लस आयन को प्रोटोनी बोलते हैं, तो एल्कोहल ने अपने लोन पेयर को, ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दिए, H प्लस को उसको ग्रहण किया, सारी गुण दिखाया है, ठीक है। ओके, ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया, उस पर आ जाएगा धनावेश। क्या मेरी बात समझ में आई? ऐसा मध्यवर्ती बन गया जिसमें ऑक्सीजन पर धनावेश आ गया। क्या ऑक्सीजन पे धनावेश स्टेबल होता है? नहीं, ऑक्सीजन पे धनावेश स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि वो तो ज्यादा स्थायी, ऑक्सीजन तो अधिक विद्युत ऋणी है। तो क्या होगा, यहां पर ये जो आपके पास यहां पर क्या बना है, ऑक्सीजन पर एक धनावेशित आयन वाला मध्यवर्ती बना है, ये तुरंत यहां से जल के रूप में बाहर हो जाएगा, इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के H2O के रूप में अलग कार्बन पे धनावेश बन जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? एकदम सिंपल सटीक, यहां पे भी रीअरेंजमेंट होता है, इसलिए मैंने बताया। यहां पे जैसे ही ये क्या बनेगा, इधर देख लो, RO ये था, यहां पे बना धनावेश। अब ये एक अस्थायी है स्पीशीज, तो यहां पर ऑक्सीजन इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन लेता है, R पर धनावेश, और यहां पर ये H2O के रूप में अलग हो गया। क्या बन गया ये तुम्हारे, कार्बोनाइन। क्या बन गया, कार्बोनाइन। क्या बोलते हैं इसको, मध्यवर्ती। कार्बोनाइन में पुनर्विन्यास संभव है, इसमें पुनर्विन्यास संभव है, इतना क्लियर हो गया। तो सबसे पहले देखो HX टूटता है, H प्लस आयन निकलता है, उस H प्लस को ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देकर के एक्सेप्ट करता है, जिससे ऑक्सीजन पे गरीबी आ जाती है, वो फिर जल के रूप में बाहर निकल जाता है और कार्बोनाइन बनाता है, जिसमें पुनर्विन्यास संभव है। मध्यवर्ती है तो जो एल्कोहल जितना अच्छा मध्यवर्ती बनाएगा, उसकी क्रियाशीलता ज्यादा रहेगी। ठीक है, सारी बातें रिलेट करो। थर्ड स्टेप, अब यहां पे खाली जगह हो गई,
तो अब ये बोल रहा है मेरी याद आ गई तेरे को, अब नाभिक स्नेही, अब ये उस पर जुड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर फिर होता है NU माइनस का आक्रमण। जैसे ही ये कार्बोनाइन बन गया, ठीक है, इसमें रीअरेंजमेंट हो गया, अब न्यूक्लियोफाइल कौन था, X माइनस अटैक कर जाएगा और यहां पर RH बना देगा उत्पाद। तो सिंपल सी बात इतनी सी है, कहने का मेरा तात्पर्य ये था बेटा, जब एल्कोहल पर HX का योग करवाया जाता है ना, तो पहले कार्बोनाइन बनता है और उस कार्बोनाइन में पुनर्विन्यास करना पड़ेगा। देखो यहां से OH माइनस हटता है, लेकिन वो OH माइनस के रूप में नहीं, H2O के रूप में हटता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन सबसे पहले इस H प्लस को लेकर के प्रोटोनेटेड एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर एल्कोहल का प्रोटोनीकरण हुआ, प्रोटोनीकृत एल्कोहल, इसको बोलते हैं प्रोटोनीकृत एल्कोहल, प्रोटोनीकृत एल्कोहल, जिसमें ऑक्सीजन पे चार्ज अनस्टेबल होता है। तो वहां से ऑक्सीजन को, अरे मोरी मैया मेरे पास धनावेश आ गया, तो तुरंत यहां से जल के रूप में बाहर, ये बन गया तुम्हारा कार्बोनाइन। पुनर्विन्यास पॉसिबल होगा, फिर स्टेबल हो गया, फिर नाभिक स्नेही का आक्रमण हो जाएगा। तो पहले OH निकलेगा जल के रूप में, कार्बन पे धनावेश बनेगा, देखो उसमें रिअरेंजमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो वहीं पे नाभिक स्नेही को जोड़ दो, इतना सा करना है और कुछ नहीं करना। समझ में आया, समझ में आया। ये SN1 अभिक्रिया होती है, पहले लिविंग ग्रुप निकलता है, कार्बोनाइन बनता है, फिर उसमें रीअरेंजमेंट हो सके तो होगा, अदरवाइज उसी पे नाभिक स्नेही अटैक कर जाएगा। एकदम सिंपल है, एकदम सरल है, ज्यादा कुछ चीजें मैं बोलूंगा नहीं, बस अभी यहाँ टॉपिक पे बनाए रखूंगा। डन। अब यहाँ पर अगली बात है, इतना क्लियर, तो कुछ कुछ बातें इस अभिक्रिया के अंदर हम देखते हैं। डन हो गया इतना। तो HX की एल्कोहल के प्रति क्रियाशीलता का क्रम, कौन सबसे HX ज्यादा क्रियाशील है, तो यहां पर HF, HCl, HBr और HI, तो हम बोलेंगे साहब HI। क्यों? क्योंकि HI बंध बड़ा है, जल्दी टूटेगा, H प्लस आयन वहां से जल्दी निकलेगा, जल्दी एल्कोहल को मिलेगा, जल्दी वो प्रोटोनीकृत होगा, प्रोटोनीकृत एल्कोहल बनाएगा, फिर उसकी अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तुरंत जल के रूप में निकल जाएगा। तो मतलब यहां से H प्लस निकलना फायदेमंद है, क्योंकि ये जल्दी निकलेगा तो जल्दी वहां पे क्या बनाएगा, कार्बोनाइन बनाएगा। ठीक है, मदद करेगा। अगला इसकी क्रियाशीलता हो गई। अब एल्कोहल की क्रियाशीलता, एल्कोहल की HX के प्रति क्रियाशीलता, कौन सा एल्कोहल लिया जाए जो जल्दी जल्दी क्रिया करे। हाँ जी, कौन सा एल्कोहल बेस्ट है, ज्यादा डिग्री वाला, 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, ओके। तो यहां पे बेटा मेथिल एल्कोहल सबसे कम क्रियाशील, इससे ज्यादा 1 डिग्री एल्कोहल, फिर इससे ज्यादा 2 डिग्री एल्कोहल, इससे ज्यादा 3 डिग्री एल्कोहल। कारण अभिक्रिया में मध्यवर्ती बनता है। अभिक्रिया की जो दर है वो कार्बोनाइन के स्थायित्व के समानुपाती है, कार्बोनाइन का स्थायित्व। ये पॉइंट है। HX की क्रियाशीलता, तो उसकी एल्कोहल कौन सा बेस्ट, जो ज्यादा स्थायी मध्यवर्ती बनाए, जैसे कि 3 डिग्री एल्कोहल से 3 डिग्री मुक्त कार्बोनाइन बनेगा, यहां से 2 डिग्री, यहां से 1 डिग्री, यहां मेथिल बनेगा। तो अभिक्रिया की दर कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी के समानुपाती, ये कारण है। समझ में आया बेटा, एकदम समझ में आ रहा है, अच्छे से कर पा रहे हो, कोई भी दिक्कत हो बता सकते हो।
ठीक है, वैसे मुझे तुमसे लग रहा है कि हाँ समझ में आ रहा है सबको। ओके ओके ठीक है। एक क्वेश्चन देखो, एक यहाँ पर एक उदाहरण देखो। हाँ जी, जैसे कि HX के प्रति एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम, क्या होगा? अगर मैंने ले लिया मेथिल एल्कोहल ले लिया, अगर मैंने ले लिया बेटा एथिल एल्कोहल, अगर मैंने ले लिया यहां पे आइसोप्रोपिल एल्कोहल, अगर मैंने ले लिया यहां पर तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, तो किसकी क्रियाशीलता ज्यादा है? सर अभी अभी आपने बताया था वो एल्कोहल जल्दी क्रिया करेगा जिसमें ज्यादा स्थायी मध्यवर्ती बनेगा। तो उस हिसाब से मैं देखूं तो OH यहाँ 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यहां पर यह जो कार्बन है ये एक 3 डिग्री है, तो जब यहां से OH माइनस जाएगा 3 डिग्री कार्बोनाइल बनाएगा। समझ में आया क्या? समझ में आया? थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है, थोड़ा थोड़ा तो आ रहा होगा। यहां पर यह है 3 डिग्री एल्कोहल, जैसे ही OH माइनस जाएगा यहां पर कार्बोनाइन बनाएगा। कार्बोनाइन की डिग्री देखो, OH से जुड़े हुए कार्बन की डिग्री देख लो। ठीक है, यहां पर यह 2 डिग्री कार्बन से अटैच है, ये 2 डिग्री एल्कोहल है। यहां पर ये 1 डिग्री कार्बन से अटैच है, 1 डिग्री एल्कोहल है। ओके, ये तो मेथिल एल्कोहल सबसे छोटा। तो यहाँ मेथिल कार्बोनाइन, यहाँ एथिल, यहाँ आइसोप्रोपिल, यहाँ तृतीयक ब्यूटिल, जो मैंने आपको बहुत ही पहले जीओसी में पढ़ा दिया था। क्रियाशीलता बढ़ते क्रम में। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, दुख, तकलीफ, कष्ट, पीड़ा, बेचैनी, झुंझलाहट कुछ भी हो बता सकते हो। क्लियर है क्या दोस्तों? क्या दोस्तों आपको मेरी बात समझ पा रहे हो? तो क्वेश्चन कर लिए जाएं अब आपके लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन उत्पाद बताएं। उत्पाद बताएं, उत्पाद बताएं। अच्छा, यहां पे ना एल्कोहल पर HX की क्रिया द्वारा, इसको कोष्टक में लिख लो SN1। डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बस इतना सा लिख लो SN1 ताकि तुम्हारे दिमाग में रहे। ठीक है, डिटेल में आगे पढ़ेंगे। हाँ जी, अब उत्पाद बनाएं। ठीक है, तो दिमाग लगाना है, बढ़िया से ट्राई करना है बच्चों। यहां पर क्या बनेगा? यहां पर क्या बनेगा? यहां पर क्या बनेगा? यहां पे क्या बनेगा? ये 3 क्वेश्चन कर दो, एकदम मक्खन है, एकदम मक्खन, बिल्कुल बिंदास तरीके से कर सकते हो। बस दिमाग प्रॉपर लगाना, पूरा लगाना। ठीक है, ओके, ट्राई करो, बढ़िया से अच्छे से देखो और बताओ क्या बनाओगे आप इसमें। हाँ जी, बताइए बेटा।
मीडियम बेटा, मीडियम के लिए कोई दिक्कत नहीं है, अम्ल है ना तो अम्लीय माध्यम ही है। हाँ जी, हो गए सारे के सारे। देखो बनाने वालों ने तुरंत कर लिए। सर यहां से OH माइनस निकलेगा H2O के रूप में, यहां से देखो ध्यान से, ये आएगा, फिर ये जाएगा, यहां पे धनायन बनेगा, यहीं पे जुड़ जाएगा। H2O निकल गया, OH की जगह X लग जाएगा, मतलब आइसोप्रोपिल आयोडाइड बन जाएगा। यहां पे 2 आयोडोप्रोपेन बोल दो। IUPAC नामकरण आना चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा बार बार, ठीक है, IUPAC नामकरण आना चाहिए इसका। यहां पे जरा देखो ध्यान से, OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट है बच्चा, ध्यान से देखना, इसमें तुमने लफड़ा किया होगा। इसे बताओ क्या बनाया, इसमें देखो क्या किया होगा। देख भाई, जब ये H प्लस आयन आया, देखो सबसे पहले इस पे क्या आएगा, यहां से H प्लस आयन आएगा। ऑक्सीजन को क्या आई, दया, ऑक्सीजन ने दया के चक्कर में इसको दिया, दिया तो उसके चक्कर में खुद पर यहां पे 2 हाइड्रोजन आ गए, इस पर आ गया धनावेश। आया कि नहीं आया, आया, वेरी गुड। अब ऑक्सीजन पे धनावेश क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तुरंत यहां से H2O के रूप में ये निकल गया, उस चक्कर में इस कार्बन पे धनावेश आया, जो कि 1 डिग्री वाला है, 1 डिग्री वाला है। अरे पास में यहां पर ये देख 3 डिग्री वाला बैठा हुआ है, तो यहां से क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगी, क्या होगी, हाइड्राइड शिफ्ट होगी, H माइनस शिफ्ट होगी, उससे क्या होगा, यहां पे धनावेश बन जाएगा 3 डिग्री, ओके, और 3 डिग्री पर फिर क्या जुड़ जाएगा फाइनली, 3 डिग्री पर फाइनली जुड़ जाएगा Br माइनस, तो यहां पर Br जुड़ जाएगा, ये होगा फाइनली तृतीयक ब्यूटिल, 2 आयोडो 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, वेरी गुड बेटा, ठीक है, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड, 3 डिग्री ब्यूटिल ब्रोमाइड बन जाएगा, ये बन जाएगा। किसी को कोई शक, इसमें देख लेना भाइयों, एकदम सिंपल सा कंपाउंड दिया था, उसमें लपेटने में आ गए तुम यार, ऐसे मत करना। अरे यार ये देखो ध्यान से, किसी को कोई दिक्कत आ रही है बोल सकते हो बेटा, शर्माने की बात नहीं है, किसी को भी शर्माने की दिक्कत नहीं है, बोल देना नहीं आ रहा है, दूसरे लिख दूंगा मैं, कार्बन CC बना के लिख दूंगा, ऐसे बॉन्ड लाइन में नहीं आ रहा हो तो CC बना के लिख दूंगा, ठीक है, ओके। इस वाले में देखो, सबसे पहले क्या होगा, H प्लस का योग होगा, कहां से, ऑक्सीजन के पास लोन पे, 2 है, हमें तो एक से मतलब है, कोई भी एक दे दो, ठीक है, ये दिया, ठीक है, यहां पर कार्बोकेटाइन बन जाएगा ऐसा वाला, सॉरी ऑक्सीजन पे धनावेश आ जाएगा, प्रोटोनीकृत हो गया, लेकिन उस चक्कर में दिक्कत आ जाएगी, यहां से क्या निकलेगा, H2 निकलेगा, ओहो, फिर क्या हुआ सर, ऐसा कार्ब धनायन बनेगा जो कि 2 डिग्री है, उसके बगल में क्या 3 डिग्री है, यहाँ पे 3 डिग्री वाला है, यहां से H निकाल दो, हाइड्राइड शिफ्ट करा दो, यहाँ पे भेज दो, H माइनस शिफ्ट हो जाएगा, H माइनस शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और उससे यहां पर ये वाला कार्ब धनायन बन जाएगा, ज्यादा स्टेबल है, समझ में आया बेटा, अगर दूसरा समझ में नहीं आया तीसरा भी नहीं आएगा तुमको, तो इसी पे Br चिपका दो, यही बनाया क्या सभी ने, वन ब्रोमो 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन, वेरी गुड हर्षित, वेरी गुड आदित्य, देखो कर सकते हो बेटा, कुछ नहीं करना है, H प्लस आयन को OH के साथ मिला करके H2O के रूप में निकाल दो, यहां से H प्लस आयन आया, OH माइनस H2, यहाँ पे ये आयन प्रोटोनिकृत एल्कोहल बना, इसको जल के रूप में निकाल दो, यहाँ पे धनावेश बना, ये 2 डिग्री है, यहाँ जाएगा तो 3 डिग्री, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होकर के यहाँ गया, यहाँ पे धनावेश छोड़ गया 3 डिग्री, अब 3 डिग्री पे Br माइनस जुड़ गया, इतना सा,
समझ में नहीं आया का? एकदम सिंपल है। चलो इन दोनों में नहीं आया, ये वाला देखो, ये वाला देखो, ये वाला देखो, ये वाला देखो, ये वाला देखो। क्या बार बार खरास प्रभाव की स्लाइड खोल दो। ये वाला देखो, इसमें देखो ध्यान से। डायरेक्ट आपको बताना था, डायरेक्ट आपको बताना था उत्पाद क्या होगा। ठीक है, मैं मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म कितना इंपॉर्टेंट है ना, मैकेनिज्म कितना इंपॉर्टेंट है बेटा, मैकेनिज्म कितना इंपॉर्टेंट है कि यार यहां H+ है, सबसे पहले अभिक्रिया में ये एल्कोहल, ये मेरे पास एल्कोहल, यहां पे CH दे रखा है, CH2, CH2, यहां पे था OH, सबसे पहले आएगा H+ आयन। H+ आयन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसको दे करके एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और जल के रूप में निकल जाएगा। पूरा एक साथ बता दूं क्या, जल के रूप में निकल गया। H+ आया, प्रोटोनेटेड एल्कोहल बना, अलग हो गया, फिर ये पूरा अलग हो गया, यहां से क्या निकल गया, H2, इस पर धनावेश बन जाएगा, धनावेश बन जाएगा। ठीक है, CH3, CH, CH3, यहां पे CH2, फिर CH2, इस पे धनावेश आ जाएगा। ये है 1 डिग्री कार्ब धनायन। ये इतना समझ में आया? क्वेश्चन पेपर में ऐसे आते हैं बेटा, आपके मन हल्के रखने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ये बनाया, ये बन जाएगा। अरे भाइयों, यहां से OH और H मिला के H2O के रूप में निकाल दो, इस कार्बन पे धनावेश बनेगा जो कि 1 डिग्री। इसमें कितने रीअरेंजमेंट होंगे ये बता दो, इसमें कितने रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, इतना बोल दो। कितने रीअरेंजमेंट होंगे इसमें, इसमें कितने रीअरेंजमेंट होंगे ये बता दो। सोनम वेरी गुड, 2 रीअरेंजमेंट, क्योंकि ये यहां जाएगा 2 डिग्री, यहां जाएगा 3 डिग्री, 2 रीअरेंजमेंट होंगे। सिंसियर बॉय 2 होंगे। अरे लिख लो ना, क्या दिक्कत है। रेशम 3 डिग्री पर डायरेक्ट लगा दो यार, मैकेनिज्म बताना पड़ता है बेटा। ठीक है, जिनको डायरेक्ट आ गया वो कर लो, वरना मैं मैकेनिज्म तो बताऊंगा। अब आसान लग रहा है, आसान लग रहा है सुमित। देखो GOC के बिना, कविता जी देखो ध्यान से, यहां पे CH3, CH, CH3, ये CH2 है। नॉर्मली कर लेना एकदम, कुछ दिमाग बता, मैं जो कर रहा हूं ना एकदम फ्लो में कर रहा हूं, एकदम ऐसे मक्खन, एकदम मक्खन, कुछ भी टफ नहीं है, एकदम आसान है, कर सकते हो। आसान नहीं लग रहा है, देख कौन सा नहीं लग रहा है, बी वाला देखो, बी वाला, बी वाले में क्या था, CH3 था, CH था, CH3 था, CH3, CH, CH3, यहां CH2 है, यहां पे क्या है, ये OH है, HBr से H+ आयन आया, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर था, इसने दिया। ठीक है, 2 थे, 1 दे दिया, ये बना, एक पहले से था, एक और आ गया, उस चक्कर में इसमें धनावेश आ गया। ये बना लोगे, ये बना लोगे। अब यहां पर ऑक्सीजन पे जैसे धनावेश, ऑक्सीजन अनस्टेबल हो गया, ऑक्सीजन का स्थायित्व घट गया ना, क्योंकि ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु, इस पे धनावेश स्टेबल हो ही नहीं सकता, तो तुरंत यहां इस बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, यहां से H2 निकल गया, पानी निकल गया, इस पे आ गया धनावेश। ये बन गया तुम्हारे पास 1 डिग्री कार्ब धनायन बना। ओके, वेलकम, खुद को करने नाम। ओके, रियांश मंडल बेटा सिंपल सिंपल करा दूंगा, खुश। ओके, यहां पर ये जो कार्ब धनायन है ये 1 डिग्री है, और अगर यही धनावेश यहां आ जाए तो क्या यहां पे 3 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से क्या हुआ, H- शिफ्ट हुआ, H- शिफ्ट, तो यहां पे आ जाएगा CH3, C पॉजिटिव, CH3, और यहां पर आ जाएगा CH2 के पास, H- चला गया, CH3 हो गया। ओके, ये बन गया, मध्यवर्ती स्थायी हो गया। और अब इस पे क्या जुड़ जाएगा, सिंपल सा, यहां पे जो Br- है बेटा, वो Br- जाके जुड़ जाएगा।
अब आया, ये बन जाएगा तृतीयक ब्यूटिल। आई कौन सा आई बेटा? अरे मैं ये वाला करवा रहा हूं, ये वाला करवा रहा हूं, ये वाला करवा रहा हूं, ये वाला करवा रहा हूं। इसका तो यहां जरा देखो ध्यान से, ये वाला करवा रहा हूं मैं, ये वाला बता रहा हूं, बी वाला बताया है मैंने, बी वाला बताया। अभी ये जो अपना वाला है ना, अभी अपने वाला, इसमें दो रीअरेंजमेंट होंगे। अभी ये यहां से यहां आएगा, यहां से यहां आएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर डी वाला, ठीक है, डी वाला हमने ये बना लिया था, हमने ये बना लिया था, हमारे पास ये था 1 डिग्री कार्ब धनायन। अगर ये धनावेश यहां आ जाए 2 डिग्री में हो जाएगा तो क्या होगा, यहां से हाइड्राइड शिफ्ट हो गया, ये H माइनस निकल करके यहां जाएगा हाइड्राइड शिफ्ट। ये क्या है, रीअरेंजमेंट। ये क्या है, रीअरेंजमेंट। H माइनस निकल करके यहां गया, यहां आ गया धनावेश CH3 CH CH3, यहां पर क्या आ जाएगा, धनावेश आ गया बेटा ये CH3। ये क्या है, 2 डिग्री कार्ब धनायन बन गया। और अगर यह धनावेश यहां आ जाए तो और मजा आ जाएगा, देखो यहां पे भी H है, ओके, तो ये H माइनस शिफ्ट होकर के यहां आ जाएगा CH3, C पर पॉजिटिव CH3। अब तो सीखो यार, ये H माइनस जैसे ही यहां आ गया CH के पास उदासीन होके CH2 हो गया। अब कौन बचा, क्या था अभिक्रिया में, I माइनस, नेगेटिव आयन कौन था, I माइनस, तो I माइनस यहां जुड़ जाएगा। ये बन गया, इसका नाम बताओ, 4 कार्बन की चेन, 2 आयोडो 2 मेथिल, बिना मैकेनिज्म से तो इजी है, बिना मैकेनिज्म आप कर सकते हो बेटा, लेकिन मैकेनिज्म से तुम्हें पता तो चलेगा, अरे ऐसे बनाया था सर ने, ठीक है, एकदम सिंपल सा था, कोई बात नहीं है। आप अभी देखो ध्यान से, थोड़ा थोड़ा एनसीईआरटी के पीछे वाले प्रश्न लगाओ, इस चैप्टर के एनसीईआरटी के पीछे पीछे वाले प्रश्न लगाओ, एकदम सिंपल से। समझ में आया बेटा? अगर फिर भी किसी को दिक्कत आए हो तो मुझे पर्सनली मैसेज कर दो, मैं पर्सनली बता दूंगा। किसी को समझ में नहीं आया तो पर्सनली मैसेज कर दो। थैंक यू, जय हिंद।